लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर, मुर्शिदाबाद की जमीन पर बनने वाली नई बाबरी और दोनों के बीच सुलगती सियासत। 11 फरवरी से पहले ही आर पार का ऐलान हो चुका है। तो एक तरफ मस्जिद निर्माण का दावा, दूसरी तरफ चेतावनी यह कि अगर नई बाबरी बनेगी तो उसे फिर से गिरा देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि नई बाबरी इबादत का प्रतीक बनेगी या फिर सियासी टकराव की नई चिंगारी बनेगी। आप देखिए जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नई बाबरी पर बवाल, कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। 11 फरवरी से निर्माण, तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। लखनऊ में पोस्टर वॉर, हम लोगों को न बचना चाहिए न कटने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान, अगर हम आप लोग बैठेंगे तो आने वाली जो हमारी कौम है, हमारे बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से बात नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां 70% आबादी मुस्लिम है, अब वहां सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही बल्कि सियासत की सबसे विस्फोटक इमारत खड़ी की जा रही है। नाम दिया गया है नई बाबरी और इसी नाम की वजह से सनातनियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 11 फरवरी यानी वो तारीख जब मुर्शिदाबाद में मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होना है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पोस्टरों ने माहौल गरमा दिया है। योगी के प्रदेश से हुमायूं कबीर को सीधी चेतावनी है कि अगर 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू हुआ तो फिर से बाबरी गिराएंगे। लखनऊ के 1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरतगंज, हर जगह एक ही पैगाम। ये सिर्फ पोस्टर नहीं, ये चेतावनी है, ये ऐलान है और ये दावा है कि अब लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी। मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी से बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर अब सियासत और पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर ये पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से और इसमें लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हुमायूं है उसकी तस्वीर, आक्रांता जो मुगल आक्रांता थे उनकी जैसी जो है लगाई गई है। पोस्टरों में सीधा निशाना बनाया गया है बाबरी बनाने की जिद पर अड़े पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर को। इस पोस्टर में हुमायूं को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर भी है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया है। जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। यानी साफ है कि नई बाबरी के जवाब में हिंदू संगठन आर पार के मूड में है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी कम नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है। अपनी निजी भूमि पर अगर कोई मंदिर या मस्जिद बनाता है तो किसी को भी इसमें आपत्ति होने का कोई सवाल नहीं है। दरअसल हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी का चेहरा थे, अब अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के जरिए नई सियासी पहचान गढ़ना चाहते हैं और नई बाबरी उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। 6 दिसंबर 2025 को नई बाबरी की आधारशिला रखी गई थी। अब 11 फरवरी को निर्माण शुरू होने का दावा है। हुमायूं कबीर के मुताबिक एक बड़े कॉम्प्लेक्स में मस्जिद के अलावा इस्लामिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगे। 11 फरवरी को होने वाले आयोजन को लेकर मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के पोस्टरों से लेकर मुर्शिदाबाद की जमीन तक नई बाबरी अब इबादत की जगह नहीं, इंतखाब का हथियार बन चुकी है और 11 फरवरी सिर्फ निर्माण की तारीख नहीं बल्कि सियासत के अगले विस्फोट की उल्टी गिनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने यह दावा किया कि अब खतरा सिर्फ लव जिहाद का नहीं बल्कि जिम जिहाद और बुटीक जिहाद का है। जी हां, बुटीक और जिम में झांगुर के गुर्गे एक्टिव हैं जो इन्हें धर्मांतरण के अड्डे बना रहे हैं। तो ये पूरा मामला है क्या और इस पर सियासत कैसे हो रही है, आपके लिए खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। झांगुर के शागिर्दों का ब्यूटी प्लस बॉडी प्लान।
योगी राज में होगा हर जिहादी का इलाज। अब जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जिम जिहाद और बुटीक जिहाद। उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों और महिलाओं के लिए इन दोनों साजिशों से बचने की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बाद धर्मांतरण गैंग्स के खुलासों ने यूपी महिला आयोग को भी टेंशन में डाल दिया है। फिटनेस के लिए जिम जाने और खूबसूरती के लिए ब्यूटी पार्लर जाने वाली महिलाओं को यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने बड़ी चेतावनी दी है। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने हिंदू महिलाओं को चेताया है कि जिम, पार्लर और बुटीक से हिंदू महिलाएं सावधान रहें। इन जगहों पर मुस्लिम युवकों की बड़ी तादाद है जो पहचान छिपाकर मासूमों को अपने जाल में फंसाते हैं और ऐसे लोगों से हिंदू महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। लव जिहाद कोई लव ऐसे सड़क पे चलते हुए लव नहीं हो रहा, इनके ठिकाने बने हुए हैं। जैसे पार्लर हैं जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं, वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं। जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं। एक जो आज स्टूडियो जिनको बुटीक कहते थे, जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं, वहाँ भी सब वही होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हम थोड़ी जो जागरूक महिलाएं, जागरूक इन द सेंस कि थोड़ा पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे समाज में भी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बबीता चौहान के इस दावे के पीछे हकीकत भी है। अभी कुछ दिनों पहले मिर्जापुर का जिम में धर्मांतरण वाला मामला सामने आया था। केजीएन जिम की चेन और दूसरे फिटनेस सेंटर्स के जरिए एक रैकेट चलाया जा रहा था जिसके टारगेट पर हिंदू बेटियां थीं। जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। पहले लड़कियों के साथ फ्री पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर दोस्ती की जाती, फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते और उनको ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। पुलिस को जांच में लगभग 50 से 70 हिंदू लड़कियों की निजी तस्वीरें और चैट मिली है। धर्मांतरण का यह गिरोह बाकायदा एक नेटवर्क की तरह काम करता था जिसमें मौलवी से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल थे। सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, मेरठ और हापुड़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां बुटीक में महिलाओं से दोस्ती कर फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में भी पुलिस ने ऐसे 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। यानी यूपी में हिंदू लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए कट्टरपंथी गैंग्स ने जिम, पार्लर और बुटीक को टारगेट करना शुरू किया है। और जब इस स्याह सच्चाई को बबीता चौहान ने दुनिया के सामने रखा तो प्रदेश का एक मुस्लिम वर्ग जिहाद और प्यार की परिभाषा समझाने लगा। बबीता चौहान साहिबा जितनी बातें बोल रही हैं कि जिम जिहाद हो रहा है, मैं यूँ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कम्युनिटी जिहाद नहीं कर रही। लव जिहाद हुआ और उसको जोड़ रही है। स्कूलों में जो है, कॉलेजों में जो है बराबर लड़का लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ कोई लव जिहाद नहीं होता। बबीता चौहान को खुद पता नहीं होगा कि जिहाद का मतलब क्या होता है। गूगल करके देखें वो, या फिर किसी डिक्शनरी में देखें जिहाद का मतलब क्या होता है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, ऐसे में यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष के बयान को समाजवादी पार्टी ने भी लपका और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया। भाजपा की सरकार बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा बयान देने का काम कर रही है। हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे, हमारी हर बहन और बेटी चाहे जब जाएगी, रात में 11 बजे भी हमारी बहन और बेटी गहने पहन करके जाएगी तो सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी। लेकिन बड़ी सच्चाई ये भी है कि बबीता चौहान के इन तीखे तेवरों ने एक तरफ हिंदू महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है तो दूसरी तरफ एक नई सियासी बहस भी छिड़ गई है कि क्या वाकई जिम और बुटीक में छांगुर का धर्मांतरण रैकेट चल रहा है, और अगर ऐसा है तो इन जिहादियों का परमानेंट इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। माफिया हो, लुटेरे हो या नशे के सौदागर, सब पर एक ही वार। संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून से खेलोगे तो या तो जेल जाओगे या फिर योगी फोर्स तुम्हें लंगड़ा बना देगी। योगी फोर्स का ऑपरेशन काल। वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। ऑपरेशन खलास, यूपी से क्राइम का सर्वनाश।
सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए चुन चुन कर अपराधियों का हिसाब हो रहा है, क्योंकि योगी का मंत्र है क्राइम पर जीरो टॉलरेंस प्लस योगी फोर्स का एक्शन इज इक्वल्स टू अपराध मुक्त यूपी। यानी यूपी में रहना है तो क्राइम छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर योगी फोर्स पैर में पीतल ठोक देगी। यही वजह है कि यूपी के अपराधियों में भय है और जो योगी फोर्स को चैलेंज करता है उसके खिलाफ एक्शन होता है। यूपी में योगी फोर्स का अपराधियों पर शिकंजा और कड़ा हो गया है। आजमगढ़ के जहानागंज में गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ, जबकि उसका साथी गिरफ्तार हो गया। बरेली में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जख्मी हुआ। इधर बलिया में मंदिर चोरी के आरोपी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया और तीनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। यूपी में योगी फोर्स ने गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आजमगढ़ के जहानागंज इलाके में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं उसके एक साथी को भी पुलिस ने मौके से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इन गौ तस्करों के कब्जे से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और पिकअप वाहन समेत गौवंश बरामद किए। ये दोनों अभियुक्त छुट्टा जानवरों को वाहनों में भरकर गौवंश की तस्करी करते थे अथवा गौवंश को काटकर उनके मांस को बेचकर लंबा मुनाफा कमाते थे। ये तस्वीरें बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ। इसके बाद योगी फोर्स ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को घेरा और पकड़ लिया। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश कपिल मौर्य के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। साथ ही 2 और आरोपियों को भी यूपी पुलिस ने शिकंजे में लिया। बलिया में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यहां नगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने मंदिरों में चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज चल रहा है और पुलिस उससे आगे की पूछताछ में जुटी है। योगी फोर्स नशे के सौदागरों पर भी एक्शन ले रही है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक गोदाम से करीब 55 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की। टीपी नगर और ब्रह्मपुरी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में तुषार गर्ग नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसमें जो मुख्य आरोपी है तुषार गर्ग, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ड्रग्स आए थे, दवाइयाँ कहाँ बेची जाती थीं, कौन इसको खरीदता था। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम के खिलाफ योगी फोर्स का चक्रव्यूह हमेशा तैयार है, जिससे संदेश साफ है, यूपी में क्राइम करोगे तो लंगड़ा बनोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अगली खबर कान्हा की नगरी मथुरा से। यहां फिर एक फर्जी बाबा को लेकर सवाल उठाने वाली तस्वीर सामने आई। मथुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिला एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। लगातार लाठियां बरसाने के बाद भी महिला का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। पूरी कहानी फेक बाबाओं को लेकर सावधान करने वाली स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। साधु का भेष, शैतानी हरकत। कान्हा की नगरी में कालनेमी की शामत। यह मथुरा के रंगेश्वर मंदिर के पास का इलाका है, जहां रात के वक्त एक महिला डंडा लेकर साधु के पीछे दौड़ रही है। पास पहुंचते ही उसे डंडे से पीट रही है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप देख रहे हैं और कुछ लोग महिला का साथ दे रहे हैं। इसके बाद चारों तरफ से भीड़ का घेरा बन जाता है। साधु बीच में बैठा है, महिला पीट रही है और बीच बीच में पैर से भी धक्का मार देती है। अब इस तस्वीर को देखने पर आप सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर इस महिला के आक्रोश की वजह क्या है। दरअसल साधु के वेश में घूम रहे शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप है,
जिसके बाद महिला ने लाठी उठाई और मौके पर ही इलाज कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग फिर एक बार फेक बाबाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हरिद्वार में फेक बाबाओं के गिरोह की है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज माघ मेले की, जहां जी न्यूज की पड़ताल में फर्जी साधु बेनकाब हुए थे। और तीसरी तस्वीर अब मथुरा में छेड़छाड़ के आरोप में पिटने वाले साधु की है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। सवाल ये है कि आखिर देश में शहर शहर ऐसे कितने कालनेमी घूम रहे हैं, और क्या इसके पीछे हिंदू धार्मिक स्थल भगवा चोले को बदनाम करने की कोई सुनियोजित साजिश है? क्योंकि अब तक कई ऐसे मुस्लिम आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं जो भगवा चोला पहनकर हिंदुओं को ठगने की मुहिम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में दबंगों ने अलग अलग शहरों में कानून को खुली चुनौती दी। कहीं खुलेआम फायरिंग, कहीं डीजे पर कट्टा लहराया गया, तो कहीं बुजुर्ग महिला पर फावड़े से हमला कर दिया गया और सरेआम हंगामा। लेकिन तस्वीरें सामने आते ही योगी फोर्स हरकत में आ गई है। अब जो खुद को ताकतवर समझ रहे हैं, उनका भी नंबर तय है। बागपत का बंदूकबाज योगी फोर्स करेगी इलाज। हथियार की नुमाइश, दबंगों की शामताई। उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में दबंगों ने हंगामा खड़ा किया। योगी के लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम चैलेंज किया। तस्वीरें सामने आई तो योगी फोर्स ने भी अपना एक्शन शुरू किया। और जो अब तक खुद को सेफ समझ रहे हैं, जल्द ही उनकी बारी भी आने वाली है। तस्वीरें बागपत की हैं और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये है सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने के लाइव सबूत। बागपत के दोघट इलाके में सनसनीखेज वीडियो सामने आया। बामनौली गांव में 2 युवक अवैध हथियारों के साथ फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी वंश और युवराज हाल ही में जेल से छूटे हैं और वायरल वीडियो होते ही पुलिस ने इनकी जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। डीजे की धुन और हाथ में कट्टा। कानपुर के इस कट्टाबाज की पुलिस को तलाश है, जिसने पिचौरा गांव में शादी समारोह के दौरान कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। डीजे पर अवैध कट्टा लहराकर डांस करता नजर आया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतना ही नहीं, इस दौरान जब इसे ऐसा करने से रोका गया तो इसने मारपीट भी की। चैन पहने थे, चैन भी हमारी खींच ली और पर्स खींच ली, मोबाइल भी छिना ले गए। पर्स में पैसे थे कुछ? हाँ, 16,000 रुपए पर्स में थे और 700 रुपए मोबाइल के कवर में थे। इधर ग्रेटर नोएडा से दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां दबंगई की सारी हदें पार करते हुए एक युवक ने बुजुर्ग महिला को फावड़े से बेरहमी से पीटा। महिला को गिरा गिरा कर अधमरा कर दिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अपनी बात रखी। यह मौका था संघ यात्रा के 100 वर्ष का, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने का। मोहन भागवत वैसे तो एक साथ सबको संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनका संदेश देश के मुसलमानों के लिए था। सवाल है कि क्या भारत के मुसलमान खुद हिंदू कहलाना पसंद करेंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के मंच से देश के मुसलमानों के लिए एक ऐसा संदेश दिया जिस पर शायद भारत के हर मुसलमान को संदेह होगा, क्योंकि देश का हर मुसलमान खुद को भारतीय तो मानता है लेकिन हिंदू नहीं, क्योंकि देश का मुसलमान कहता है कि हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, लेकिन हिंदू नहीं है। मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि हिंदुत्व में ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवता की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संदेश में मुसलमानों का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार
उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखे। साफ कहा कि कोई खुद को हिंदू कहे या न कहे, वो उन्हें हिंदू ही कहेंगे। अब सवाल देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का है। सवाल देश के 20 करोड़ लोगों की आस्था का है। सवाल 20 करोड़ लोगों की पूजा पद्धति का है। लेकिन मोहन भागवत के लिए कई शब्दों का अर्थ एक ही है। उसको हम हिंदू कहते हैं, आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोहन भागवत ने इस तरह की बात कही हो। मोहन भागवत के ताजा बयान ने एक बड़ी बहस जरूर छिड़ दी है। इस बात को स्वीकार करना आसान है क्या कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एक हिंदू ही है, और ये शब्द किसी धर्म या समुदाय का नाम नहीं है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ प्रमुख का ये संदेश कितने मुसलमानों को स्वीकार्य है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल की सड़कों पर हिंसा फैलाने वालों पर अब सिर्फ योगी फोर्स ही नहीं, बल्कि तकनीक की ताकत भी भारी पड़ रही है। जिस संभल को साजिश के तहत सुलगाया गया, अब वही संभल न्याय व्यवस्था में एआई के इस्तेमाल का गवाह बन गया है। हिंसा के मामलों की सुनवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर संभल ने पूरे प्रदेश को एक नई दिशा भी दिखाई है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें याद है ना, जब संभल में हिंसा भड़काई गई थी। साजिश के तहत संभल को सुलगाया गया था और संभल में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन तब से अब तक संभल के एक एक गुनहगारों पर योगी फोर्स का शिकंजा कस चुका है, और जो बाकी रह गए हैं उन गुनहगारों का हिसाब अब एआई करेगा। दरअसल संभल उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां न्यायिक कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। संभल हिंसा से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई एआई के जरिए हुई, जिसमें एसआई राजीव कुमार का बयान दर्ज किया गया। एआई ट्रांसक्रिप्शन टूल्स के जरिए से जो संभल में पहली बार साक्ष्य अंकित करी गई है, वो लॉर्डशिप आए हुए थे, उन्होंने उद्घाटन करा इस एआई टूल्स के माध्यम से गवाही कराने के लिए। और संभल जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये गवाही एआई ट्रांसक्रिप्शन टूल्स के माध्यम से रिकॉर्ड की गई। दरअसल एआई टूल्स की खासियत ये है कि गवाह जो कुछ भी बयान देता है उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसी समय प्रिंट भी कर दिया जाता है। इससे बयान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। साथ ही अदालत का कीमती समय भी बचता है। एआई टूल्स के इस्तेमाल से न सिर्फ गवाही की सटीकता बढ़ती है, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद भी जगी है। संभल के बाद अब दूसरे जिलों में भी इस तकनीक को लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब ये जो एआई के माध्यम से जो गवाही होगी, इससे और ज्यादा पारदर्शिता आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए 18 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों की गवाही इसमें होगी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहने वाला है। कुल मिलाकर संभल ने न्यायिक व्यवस्था में एआई को अपनाकर एक नई शुरुआत की है, जो आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश के लिए मॉडल बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब क्रूज की सवारी का मजा लेने के लिए दिल्ली एनसीआर वालों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार यमुना में लग्जरी क्रूज सर्विस लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 1 घंटे की क्रूज जर्नी सोनिया विहार और जगतपुर के बीच शुरू होने जा रही है। भी क्रूज पर घूमने के शौकीन हैं, तो अब आपको कहीं भी ऐसे शहर में जाने की जरूरत नहीं है जो समंदर किनारे हो और आप क्रूज पर घूमना चाहते हो। अब ये सारी सुविधाएं आपको राजधानी दिल्ली में ही मिल जाएंगी। सुनकर चौंक जरूर जाएंगे, लेकिन चौंकिए मत। अब रेखा गुप्ता सरकार ने ये तोहफा दिल्ली वासियों को दे दिया है। ये क्रूज जो मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं, दरअसल ये क्रूज अब राजधानी दिल्ली में चलता हुआ आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देगा। तो क्रूज के बाहर का नजारा तो आपने देख लिया, अब क्रूज के अंदर की भी बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए 20 तारीख से कहा जा रहा है कि इसे जो है चलाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में अभी फिलहाल काम बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। लेकिन क्रूज के अंदर हम इसीलिए मौजूद है ताकि दिल्ली वासी को ये बताया जा सके कि आप जिस क्रूज में बैठने जा रहे हैं वो कितना लग्जरी है, सेफ्टी के हिसाब से वो कितना सेफ है। सबसे पहले आप यहाँ से एक बार व्यू देखिए। राजधानी दिल्ली के लोगों को ये व्यू अब राजधानी दिल्ली के अंदर दिखने वाला है। गौरव जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उन्हीं से जान लेती हूँ, सर इस क्रूज की खासियत क्या है? क्योंकि लोग जो है मलेशिया, बैंकॉक, गुजरात, मुंबई वहाँ जाते हैं, लेकिन क्यों लोग दिल्ली आए इस क्रूज को देखने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट क्रूज है जो बन रहा है, और ये कैटामरीन हल इसके ऊपर बना हुआ है। अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि डिसबैलेंस हो जाता है या कुछ है,
ये कैटामरीन हल जो है वो इसका बना हुआ है। आमतौर पे बोट्स क्या है, उनकी जो शेप है वो नीचे से ऐसे होती है। आप एक साइड में 20 लोग इकट्ठे हो गए, वो डिसबैलेंस होगा, पलट सकता है। जब लहर आती है तो आपको झटका भी लगता है, बाउंस भी आता है। पानी के अंदर आपको इस क्रूज के अंदर कोई झटका नहीं लगने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे चलने वाला है। किराया कितना होगा इसका पर पर्सन, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्रूज में तो बैठना है, लेकिन किराया कितना होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा जो दिल्ली सरकार है वो इसको लेके काफ़ी गंभीर है। बहुत नॉमिनल किराया, जितने में आप लोग पैडल बोट कर लेते हैं चंडीगढ़ जाकर या उदयपुर जाकर, उतने में आप ये क्रूज कर लें। और अब बात पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर की, जिसे एक्सपोज करने वाला अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार सामने आया जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकाने तबाह किए, तो पाक आर्मी चीफ आतंकी आकाओं से गज़वाए हिंद की बातें कर रहा था। मुनीर को लग रहा था कि ऐसा चमत्कार होगा जिससे गज़वाए हिंद का सपना सच हो जाएगा। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बीच कहां से आया गज़वाए हिंद का यह प्लान? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तानी आतंकियों की गज़वाए हिंद की आग, मुल्ला मुनीर का जिहादी दिमाग। अल्लाह की मदद से जंग जीत गए, हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा कल्चर है। इस तरह के बयानों से दुनिया जानती है कि मुल्ला मुनीर आर्मी जनरल की तरह नहीं, एक कट्टरपंथी की तरह ऑपरेट करता है। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना से भी खतरनाक सोच रखता है। मुनीर की शरण में ही फल फूल एक आतंकी कमांडर ने उसकी जिहादी सोच को बेनकाब कर दिया। जिहादी के सम्मेलन में भारत के खिलाफ नफरत की आग उगल रहा ये आतंकी जैश ए मोहम्मद का खूंखार कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी है। इलियास कश्मीरी अपनी नफरती तकरीर में पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की असलियत दुनिया के सामने रख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था, जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी और कई रिश्तेदार मारे गए थे, तो घबराया हुआ मुनीर अपने आतंकी आकाओं के बीच पहुंचा और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए गज़वाए हिंद का नारा देने लगा। पीओके के रावलकोट में आतंकी इलियास कश्मीरी ने बताया कि आसिम मुनीर बुरी तरीके से घबराया हुआ था, भारत पर पलटवार की तैयारी को गज़वाए हिंद बता रहा था। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को भी गज़वाए हिंद के नाम पर लड़ने के लिए बोल रहा था। दरअसल गज़वाए हिंद में गज़वा का अर्थ इस्लाम की सत्ता कायम करना। इसके लिए जंग लड़ने और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं कट्टरपंथी। इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान पर गाजी यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। आर्मी चीफ बनने के बाद इसी मकसद से आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवाता था। पहलगाम अटैक के पीछे मुनीर का मकसद यही था कि हिंदुओं की हत्या कर आतंक फैलाना, क्योंकि मुल्ला मुनीर को अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने तबाह हुए, तब भी सेना और आतंकी आकाओं को एकजुट रखने के लिए मुनीर ने जिहादी नारों का इस्तेमाल किया। लेकिन ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब में भारतीय सेना ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त किए, तो आसिम मुनीर को अपनी हैसियत समझ में आ गई। भारत से सीज फायर की भीख मांगने लगा। भारत ने स्ट्राइक करके उस वक्त भले ही मुनीर का गज़वाए हिंद का फितूर उतार दिया था, लेकिन अब फिर एक बार पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री एक्टिव हो गई है। इस बात का सबूत भी उसी जैश आतंकी इलियास कश्मीरी ने दिया है, जिसने मुनीर के मिशन गज़वाए हिंद के बारे में खुलासा किया। इलियास खुद अपनी इस आतंकी तकरीर में बता रहा है कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है, अब वो साथ खड़ी हो या अलग रहे, सत्ता का समर्थन मिले या ना मिले, जिहाद ही हमारी पहचान है। इलियास ने अपने बयान से एक तरफ तो आसिम मुनीर को एक्सपोज किया, तो वहीं दूसरी ओर ये भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और गज़वाए हिंद का सपना लेकर अपनी जहन्नुम की टिकट का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्ला मुनीर भले ही गज़वाए हिंद के लिए तड़प रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पाप का घड़ा इतना तेजी के साथ भर रहा है कि उसके साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे। पाकिस्तानी तालिबान और बीएलए की मार झेल रही मुनीर की फौज के सामने अब इस्लामिक स्टेट ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। आखिर कैसे मुनीर की फौज का एक साथ 3 फ्रंट पिटना और पाकिस्तान का टूटना कंफर्म हो गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप समझिए। इस्लामाबाद में हमला, पाकिस्तान बनेगा सीरिया। तबाही का मिशन, आईएसआई ने शुरू किया ऑपरेशन। 3 फ्रंट, हालात गंभीर, कहां भागेंगे शहबाज मुनीर? तंगहाल भिखारी पाकिस्तान पहले ही आतंकियों दुनिया के लिए आतंक का एपिसेंटर बना पाकिस्तान अब 3 फ्रंट पर घिर चुका है।
शनिवार को इस्लामाबाद में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जुमे की नमाज के दौरान मारे लोगों को अंतिम विदाई दी गई। आसपास के हजारों लोग जमा थे तो इस्लामिक स्टेट ने शहबाज और मुनीर को सदमे में डालने वाला ऐलान किया। आईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमक ने बताया कि इस्लामाबाद में हमला आईएस के फिदाइन ने किया था। हमलावर 2019 से आईएसपीपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। आईएस फिदाइन सैफुल्ला अंसारी ने धमाका किया था। आईएस के मुताबिक पाकिस्तान से कई शिया लड़ाकों ने विरोधी गुट जैनाब ब्रिगेड ज्वाइन कर ली है, इसलिए वो शियाओं को आगे भी टारगेट करता रहेगा। वैसे मुल्ला मुनीर को इससे कोई खास परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो खुद आईएस जैसी कट्टरपंथी और आतंकी सोच का समर्थक है। इसीलिए पाकिस्तान में शिया और दूसरे अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर अत्याचार में पाकिस्तान की फौज भी पीछे नहीं रहती। लेकिन मुनीर की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगा है। पाकिस्तान की एजेंसियां टीटीपी का नाम लेकर बचना चाहती हैं, लेकिन इस बीच आउट ऑफ सिलेबस आईएस का सवाल सामने खड़ा हो गया है। आईएस ने हमले पर बयान जारी कर पाकिस्तानी सेना और सरकार को चुनौती ही नहीं दी बल्कि इन्हें एक्सपोज भी कर दिया। जिस हमले में पाक सरकार ने कहा 36 लोगों की मौत हुई है, उसी धमाके को लेकर आईएस ने बताया कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाक सरकार ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए हमले करवा रहा है। आईएस ने खुद जिम्मेदारी ली है। हमले की एक एक डिटेल भी सामने रखी। इस्लामाबाद में घुसकर पाकिस्तान को दहलाना और उसके बाद शहबाज मुनीर के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करना। आईएस ने इस ऑपरेशन से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की। इस धमाके से साफ है कि पाकिस्तान में आईएस ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है और आने वाले वक्त में उसकी चाहतों का दायरा बढ़ेगा तो पाकिस्तानी सरकार और सेना का कंट्रोल और कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद मुनीर की कंगाल आर्मी का एक साथ 3 फ्रंट पर पिटना तय है। अभी टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान के लिए पाक आर्मी और पुलिस प्राइम टारगेट है। पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट शिया मुस्लिमों और उनकी मस्जिदों में तबाही मचा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज और चाइनीज प्रोजेक्ट बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर नाकाम हो रही हैं क्योंकि पीएम शहबाज या आर्मी चीफ मुनीर इनकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाव के नाम पर अवाम को डरा धमकाकर किसी तरह अपनी सत्ता बचाने। आईएस का मिशन सीरिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बलूचिस्तान के टूटने का है, जिसके बाद मुनीर का मुल्क आतंकियों का कबीला बनकर रह जाएगा और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं। इस बात की गवाही बलूचिस्तान से आ रही तस्वीरें खुद दे रही हैं। 50 फिदाइनों का कहर, 6 दिन 14 शहर, इस्लामाबाद तक पीएलए का टेरर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी को लॉन्च किया गया ऑपरेशन हेरोफ 2.0 पूरा हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज को चैन की नींद सोने नहीं देंगी। ये 3 तस्वीरें देखिए। एक तरफ बलोच लड़ाकों के लिए आम बलोचों का समर्थन, कैसे उनका स्वागत किया गया, लोग उनके आसपास जुट गए। दूसरी तस्वीर जब बलोच फाइटर अपना मिशन पूरा करके अपने सीक्रेट ठिकानों पर लौटे और तीसरी तस्वीर लौटते वक्त बीएलए फाइटर का ये विक्ट्री साइन। बलूचिस्तान के 14 शहरों में मची तबाही, 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मारने का दावा। और अब ये तस्वीरें दिखाती हैं बीएलए ने अपने प्लान के मुताबिक हमलों को अंजाम दिया और मुनीर की फौज मैदान छोड़कर भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। बीएलए ने बताया कि हमले में 50 फिदाइन लड़ाके शामिल थे। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, लेकिन इस बात को ना मुनीर मानेगा और ना ही उसकी निकम्मी फौज। सच्चाई यह है कि बलोच लड़ाकों ने 6 दिन तक ऑपरेशन हेरोफ यानी काले तूफान का नाम देकर ऐसी दहशत कायम की, बलूचिस्तान में पाक सेना की कार्रवाई का ऐसा बदला लिया कि जनरल मुनीर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।